नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा था और जाना था कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, अर्थात भारतीय संविधान में किन देशों के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए थे और वह प्रावधान महत्वपूर्ण थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रतियोगी परीक्षा में अर्थात कंपटीशन में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और पीसीएस लेवल पर भी पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अर्थात फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो इसे एक अनूठा अर्थात अद्वितीय संविधान बनाता है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन से ऐसे प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करती है। दोस्तों, क्या है जो हमारा संविधान जिस समय अंगीकृत किया गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 को इस समय हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950। तो इस समय अवधि के पश्चात और आज तक भारतीय संविधान की प्रकृति में है बहुत सारे चेंजेज आए हैं, परिवर्तन आए हैं। तो उस दृष्टि से भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी व्यापक वृद्धि हुई है। तो इन सारी विशेषताओं को देखते हुए और एवं वृद्धि को देखते हुए भारतीय संविधान की यहाँ जो भी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ हमने लिख दिया है पॉइंट में। इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विशेषता है और किस तरह से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ 7 पॉइंट है और या फिर यहाँ 10 पॉइंट है, यानी कुल मिलाकर 17 पॉइंट में हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को कवर किया है। हम लोग भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले है कि भारत की विस्तृत एवं लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं, इसको हम लोग निम्न प्रकार से देख सकते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे है, और लिखित तो है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। उसके पश्चात विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का अर्थात हम लोगों का संविधान है। तो इसमें जिस समय 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में जो है कुल अनुच्छेदों की संख्या, अर्थात अनुच्छेद जो थी इसकी संख्या जो थी यह 395 थी। भाग यह पूछा जाता है कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। एवं कितने अनुसूचियाँ थी, तो अनुसूचियों की जो संख्या थी, अनुसूची थी वह 8 थी। तो लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए भारतीय संविधान में तो यह अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है एवं अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, कहीं कहीं लिखा होता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद से ज़्यादा मतलब लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद एवं 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। तो हाँ, यहाँ हम लोग इसलिए कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल जो अनुच्छेद है वह 395 ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो अनुच्छेद बढ़े हैं, अनुच्छेदों की संख्या उतना ही है, मूल रूप से 395 ही है। जो अनुच्छेद बढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 15 का 1, फिर अनुच्छेद 15 का खंड, इसको उपखंड बोलते हैं 2। अगर हम एक अनुच्छेद बढ़ा देते हैं 3, लेकिन अगर हम ये किस में जोड़ते हैं 15 में, तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद यह जो 15 है इसी में यह तीसरा बढ़ा है। पहले से 2 था या तीसरा बना था, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही आता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान में, और यही फैक्ट है। वो गणना के दृष्टि से वैसे लोग बताते हैं कि यहाँ 470 लगभग अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग। अनुसूचियों की संख्या जो है 12 हो गई है। तो जो 4 अनुसूची बढ़ी है उसमें प्रथम अनुसूची अर्थात 9वीं अनुसूची जो थी, 8वीं अनुसूची पहले से थी, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। इसके अंतर्गत क्या था कि कुछ विधियों को विधिमानीकरण किया गया था, अर्थात इसमें शामिल 9वीं अनुसूची में शामिल जो भी कानून है उनकी न्यायालय में चुनौती यानी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती। तो उसको जो है सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से 9वीं अनुसूची में
शामिल किया गया और इन कानूनों को ले जाकर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। किस लिए? क्यों? ताकि उनको न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। लेकिन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ष 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1975 के पश्चात अगर कोई इसमें शामिल किए जाते हैं कानून, तो उसकी न्यायिक समीक्षा, शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हम देखेंगे कि यह विस्तृत कैसे है। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के यहाँ भौगोलिक कारण है, जनसंख्या विविधता कारण है, दूसरा यह राज्यों एवं केंद्र का एकल संविधान है, अर्थात राज्यों के लिए भी और संघ के लिए भी, पूरे देश के लिए भी। तो इस दृष्टि से भी यह संविधान का बड़ा होने का कारण है। और दूसरे संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं, जैसे अमेरिका के संविधान में जो है कुल 7 अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 7। तो अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे छोटी संविधान की संख्या है तो किसको है? अमेरिका का संविधान। और विश्व का सबसे बड़ा हमारा भारत का संविधान, क्योंकि इतना अनुच्छेद और इतना भाग किसी भी संविधान में नहीं है। देशों का संविधान है, जैसे अमेरिका का 7, कनाडा का 147, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का 128, चीन का 138 एवं 253 जो है अनुच्छेद है, यह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है। तो अगर इन सारे संविधान के देखा जाए तो इनमें अनुच्छेदों की संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या से बहुत ही कम है। तो इसी संदर्भ में सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। तो इस दृष्टि से हमारा पहला विशेषता हो गया, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत एवं लिखित संविधान है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि जैसा कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वह संसदीय प्रणाली है। इस संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है या प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहा जाता है, इसके पावर एवं शक्ति को देखते हुए। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर, यह वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक स्थान है और इसी जगह जो है ब्रिटेन का संसद अवस्थित है। तो इस जगह का जो प्रतीकात्मक रूप संसद के रूप में किया जाता है, संसदीय प्रणाली, इसलिए चूंकि विश्व में सबसे पहले संसदीय प्रणाली जो विकसित हुई थी वह ब्रिटेन में ही हुई थी। और यह वेस्टमिंस्टर लंदन में स्थित है, जहाँ पे ब्रिटेन का संसद अवस्थित है, इसलिए वेस्टमिंस्टर को संसदीय प्रणाली के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली के जो बहुमत होता है उसके आधार पर विजय होती है। इसमें जो है कार्यपालिका जो है संसद के प्रति या विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होती है। यह इसकी संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो है कार्यपालिका और विधायिका समन्वय के, दोनों में समन्वय के बीच सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाए, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म अमेरिका में, वहाँ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान एक ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका का नाम मात्र एवं वास्तविक प्रधान होता है। यहाँ नाम मात्र हमारा प्रधान जो है राष्ट्रपति है एवं वास्तविक जो है प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से संसदीय प्रणाली और दक्षिणीय प्रणाली में डिफरेंस होता है। अगला हम लोग देखते हैं लचीला एवं कठोर संविधान का अनूठा मिश्रण। अर्थात भारतीय संविधान जो है वह लचीला और कठोर संविधान का एक अनोखा मिश्रण है। संविधान को जो है दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर लचीला एवं कठोर कहा जाता है। अर्थात जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान है, सरल है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, वहाँ सरल है संविधान में संशोधन करना। लेकिन जिस संविधान में कठोर है, अर्थात संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर है, जटिल है, उसे हम लोग जटिल संविधान कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान जो है हमारा कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण का समन्वय है। बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको संसद के कुल सदस्य एवं उसके उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित करके संशोधन किया जाता है। एक और प्रक्रिया है, यह अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह फैक्ट है, हम बता दिए। इसको आप लोग जानेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत होती है। एक अलग प्रावधान ये है कि एक तो 2 प्रावधान, एक साधारण बहुमत और दूसरा जो है संसद के कुल सदस्यों में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला जो संशोधन है यह एक तो संसद के विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थित यानी समर्थित होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय संविधान में लचीला भी है और कठोर भी है। अर्थात संशोधन की प्रक्रिया लचीला भी और कठोरी दोनों का समन्वय है। इसका अगला जो विशेषता है भारतीय संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। अर्थात भारतीय संविधान में
एकात्मकता संविधान एवं संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे संघीय जो संविधान की विशेषता है, संघात्मक संविधान, उसमें क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन कठोर जो है यह स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सरकार अर्थात एक केंद्र में एक राज्य में दो सरकार। इसी तरह एकात्मक लक्षण भी भारतीय संविधान में है, जैसे एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्र द्वारा अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो एकात्मक प्रावधान है, इस तरह से देखा जाए तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, झुकाव से यहाँ तात्पर्य है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे आपातकालीन प्रावधान है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय जो है स्टेट में जो भी सरकारें होती है वह निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात उसका कोई रोल नहीं होता है, और विधायिका जो है वह जो है सेंट्रल के अधीन आ जाती है। संसद उस पर कानून बना सकती है, राज्यसूची के जो भी विषय में जो भी परिवर्तन करना है वह जो है उस समय एकीकृत हो जाता है, अर्थात जो भी स्टेट का पावर है वो सेंट्रल के अंतर्गत आ जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो संघीय झुकाव की तरफ है, अर्थात केंद्र की तरफ अधिक जो है मुड़ा हुआ है, अर्थात जो शक्ति प्रदान किया गया है राज्यों की अपेक्षा। तो इसी आधार पर एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, इसको हम लोग केंद्राभिमुख संविधान करते हैं, अर्थात सेंट्रल की ओर अधिक झुकाव हुआ। अधिक झुकाव का तात्पर्य यहाँ यह है कि राज्यों की अपेक्षा यहाँ संघ सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। अगला हम लोग विशेषता देखते हैं कि भारतीय संविधान की अगला विशेषता एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत यहाँ से तात्पर्य है कि भारत के सर्वोच्च या शीर्ष पर जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है संघ के साथ साथ राज्यों के कानून को भी लागू करती है, और यह देश में एकल न्यायपालिका का, एकीकृत न्यायपालिका का प्रमुख उदाहरण है। जैसे मान लीजिए इसका अगर ढांचा देखा जाए तो सर्वोच्च पर जो इसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय है। अगर राज्यों में जिला स्तर पर देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से इस अगर न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा है, इस ढांचा में सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों में उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात जो व्यक्ति सबसे पहले न्याय यहाँ प्रदान किया जाता है, जो व्यक्ति यहाँ से न्याय से संतुष्ट नहीं है वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, और जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में संतुष्ट नहीं है वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के लिए एकीकृत है, इसका निर्णय अंतिम होता है और सभी के लिए मानना होता है, अर्थात बाध्यकारी होता है। इससे ऊपर कोई न्यायपालिका नहीं है। तो इस दृष्टि से यह एकीकृत है। दूसरा क्या है कि यह स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में जैसे इसके कार्यकाल का प्रावधान है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक काम करते हैं, और राज्यों में जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष तक, अर्थात 62 वर्ष, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष तक कार्यकाल करते हैं। उससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता, केवल 2 ही शर्तों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार के आरोप पर, असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके बाद इनकी नियुक्ति जो है हो जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत। उसके बाद हटाने की प्रक्रिया जो है, अगर हटाना भी है तो वो संसद के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जाता है। तो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा इनका न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इस तरह से न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि वह निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके। अगला विशेषता क्या है भारतीय संविधान का? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यहाँ संसदीय संप्रभुता से तात्पर्य है कि दोस्तों ब्रिटेन की संविधान जो है संविधान में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है, और न्यायिक सर्वोच्चता जो है अमेरिका के संविधान में है। ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता से तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद द्वारा कोई भी कानून अगर बना दिया जाता है तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसलिए इस आधार पर देखा जाए तो ब्रिटेन का संसद संप्रभु है, विश्व के सारे संसदों से शक्तिशाली। और उसी तरह से न्यायपालिका के देखा जाए तो न्यायिक सर्वोच्चता के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यायालय जो है वो सर्वोच्च है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय न्यायालयों से भी ज़्यादा ताकतवर है और भारतीय संसद से भी ताकतवर है। लेकिन हमारे क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी अगर कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा का आदेश या कोई भी आदेश पारित किए जाते हैं तो अगर वह संविधान के प्रतिकूल है तो अमेरिका का न्यायालय जो है उसे निरस्त कर सकता है। इसी तरह
हमारे भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि संसदीय संप्रभुता के साथ साथ ये केवल न्यायिक सर्वोच्चता के बीच दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। अर्थात संसदीय संप्रभुता को स्वीकार करने के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता को भी अपनाया गया है। जैसे मान लीजिए भारतीय संसद को हमारे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। दूसरी तरफ न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर विधायिका द्वारा कोई कानून अर्थात संसद द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान के प्रतिकूल हो तो वह उसे अवैध या अमान्य घोषित कर सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित करके भारतीय संविधान के एक प्रमुख विशेषता है। अगला भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अर्थात हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के आगे कोई नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायिका न्यायपालिका सरकार के जो प्रमुख अंग है, विधायिका अर्थात संसद, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका सरकार, कार्यपालिका, इन तीनों संस्थाओं को जो भी शक्ति अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संविधान के तहत ही प्राप्त हुए हैं। तो भारत में देखा जाए तो संविधान सर्वोच्च है। तो इस तरह से भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। यह भी एक संविधान का प्रमुख विशेषता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं। आगे तो आगे जो है एकल नागरिकता। ऐसे भारतीय हम लोग संघीय ढांचा के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। जैसे अमेरिका में राज्यों का एक अलग नागरिकता होता है और देश का एक अलग नागरिकता होता है। तो इस तरह से वहाँ के निवासी जो है दो तरफा लाभ लेते हैं, एक राज्य की तरफ से, दूसरा देश की तरफ से। लेकिन हमारे भारत में राज्यों एवं देश दोनों के स्तर पर एक ही नागरिकता है और वह है भारतीय नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह भी एक प्रमुख विशेषता है संघीय व्यवस्था होने के बावजूद। अगला इसका प्रावधान है, विशेषता है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अर्थात भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। और यह जो भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से मौलिक अधिकार यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यह नागरिकों के साथ चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अगला विशेषता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भी एक महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं और यह अपेक्षा की गई है कि शासन से संबंधित जो भी नीति निर्माता जो नियम बनाएंगे वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों को जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है या सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अगला विशेषता है मौलिक कर्तव्य। यह मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान जिस समय अंगीकृत किया गया था, लागू हुआ था, वह हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था। यह मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो शामिल किया गया था, यह इसी समिति के अर्थात स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर स्वर्ण सिंह समिति ने, यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश किया था। लेकिन जब यह 42वां संविधान संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो भारतीय नागरिकों के लिए है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 86वें संविधान संशोधन। कब? 2002। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान में अभी कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है। जैसे नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से संविधान में अपेक्षा की गई है नागरिक भी अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों का भी पालन करे साथ साथ। अगला जो भारतीय संविधान की विशेषता है वह है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक बनाने की दृष्टि से वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, अर्थात मूल संविधान में 21 वर्ष के जो भी व्यक्ति है उनको विधानसभा के चुनाव में एवं लोकसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए यह व्यापक रूप से प्रदान किया गया था। तो यह वयस्क मताधिकार, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 61वें संविधान संशोधन, यह पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत ही मतदान की आयु जो है वह 21 वर्ष था, अर्थात इस संशोधन से पहले मतदान की आयु जो थी, यदि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष पूरा कर चुका मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता था, लेकिन यह इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। कितने 18 घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष, अर्थात अब भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है अर्थात पूरा कर चुका है वह मत देने का अधिकारी है, अर्थात वह विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता है। तो इस तरह से व्यापक मताधिकार प्रदान किया गया है। इसकी अगली विशेषता जो है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत कैसा राज्य है अगर ये पूछा जाए तो भारतीय संविधान जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित करता है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात सरकार, यहाँ भारत से तात्पर्य सरकार और भारत, यहाँ स्टेट से भी राज्य का भी कोई धर्म नहीं हुआ, तो यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है, राष्ट्र से है। तो अर्थात भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा और यह संविधान जो है सरकार के किसी के धर्म को मान्यता नहीं दिया है और इसके तहत यह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार एवं प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा देता है और न ही कि किसी को रोकता है कि हाँ तुम ये धर्म मत मानो। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यह धर्म के मामले में तटस्थ है। अगला दोस्तों हम विशेषता देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान की विशेषता किया गया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके। तो इसी दृष्टि से भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात का बात की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय अनुपात, उसके बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, संवैधानिक दृष्टि से इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से तात्पर्य है कि जब राज्यों में सरकार जो है संविधान के अनुसार या संविधान के अनुरूप शासन संचालन नहीं कर पाती है तो उस संदर्भ में संवैधानिक विफलता बोलते हैं, या राज्य में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है। और इसके तहत जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को रिकमेंड करता है कि राज्य में संवैधानिक तरीके से सरकार का संचालन नहीं हो रहा है, शासन का संचालन नहीं हो रहा है, अतः इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तीसरा जो व्यवस्था है वह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 360 के तहत की गई है। यह भी राष्ट्रपति किसी देश के अगर वित्तीय साख स्थिति या वित्तीय स्थिति संकट में या साख खतरे में पड़ गई हो तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है, अर्थात वित्तीय आपात लागू कर सकता है। और इसके तहत जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो, जो भी कर्मचारी होते हैं, उच्चतम न्यायालय भी इसमें शामिल है, उनके कर्मचारियों और न्यायाधीशों को वेतन में कटौती की जा सकती है, अन्यथा उनकी वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। तो यह एक अपवाद स्थिति है। हालांकि दोस्तों भारत में अभी आज तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लागू की गई है। भारतीय संविधान की अगली जो व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय सरकार। अगर शुरू में देखा जाए तो 2 स्तरीय की सरकार है, जैसे सेंट्रल में राज्य सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई। तो इस तरह से देखा जाए तो यह ग्रामीण सरकार या स्थानीय स्वशासन माने स्थानीय ग्राम स्तर की सरकार, इसके अंतर्गत जो है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया था। 73वें, यह ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। तो इसके तहत जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है। तो इस तरह से वहाँ का शासन ग्रामीण सरकार की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से देखा जाए तो त्रिस्तरीय सरकार है। तो यह भी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है जो अन्य जगह नहीं पाई जाती है। दूसरा है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अतिरिक्त क्या है, एक स्वतंत्र निकाय का भी प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और यह निर्वाचन आयोग का कार्य है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा का चुनावों का निष्पक्ष नियंत्रण पर्यवेक्षण करना। एक तो स्पष्ट पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाना, उनका नियंत्रण करना एवं पर्यवेक्षण करना। तो इस सारा काम करने के लिए भारतीय संविधान में एक निर्वाचन आयोग अर्थात एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 148 के तहत कैग की स्थापना, यह भी भारतीय संविधान में दिया गया है कि राज्यों एवं मतलब संघ एवं राज्यों के लेखाओं के जाँच के लिए, परीक्षा के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है। इसे हम लोग CAG के नाम से जानते हैं, कैग के नाम से जानते हैं। इसी तरह एक और स्वतंत्र निकाय है, बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ शॉर्ट में 3 को बता देते हैं। एक और है लोक सेवा आयोग अर्थात संघ स्तर पर UPSC संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। तो इस तरह से यह भी है, इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की जाती है। तो इस तरह से जो संवैधानिक निकाय जो है अर्थात स्वतंत्र निकाय, इनकी स्थापना जो है विभिन्न कार्यों के करने की दृष्टि से किया गया है। अगला जो विशेषता है, यह हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत का चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें इसकी चर्चा हम लोग किए थे। भारतीय संविधान की विभिन्न स्रोतों से विहित, यह भी एक प्रमुख विशेषता है। जैसे भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से विहित है अर्थात बहुत सारे इसके प्रावधान अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रावधान ग्रहण किए गए हैं, इसी आधार पर विभिन्न स्रोतों से विहित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से ये जाना। एक संदर्भ में हम 2-3 फैक्ट और बता देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे एक पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसे है, तो इसमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में एक संविधानविद है, उनका नाम प्रोफेसर KC वेयर है। कौन है? प्रोफेसर KC वेयर। इन्होंने अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है, एकात्मक है, क्या है, तो प्रोफेसर KC वेयर ने जैसे केंद्र की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था या केंद्राभिमुख संविधान, इन दोनों विशेषता को देखते हुए प्रोफेसर KC वेयर ने भारतीय संविधान को क्वेसी फेडरल अर्थात अर्धसंघीय संविधान बोला है। क्या बोला है? अर्धसंघीय संविधान। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वेसी फेडरल। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया है, अर्थात केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव के साथ नहीं ढाला गया है। यद्यपि झुकाव है लेकिन वह एक सीमा तक है। तो इस आधार पर अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है एक G. ऑस्टिन थे, ये भी संविधानविद थे, G. ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव संघवाद या फिर सहकारी संघवाद बोला है। अगर बोला जाए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने बोला है, अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो G. ऑस्टिन है। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोला है। क्या बोला है? सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान में रखेंगे। जो 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण लगा मैंने बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो भी प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है अर्थात प्रस्तावना या उद्देशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके संदर्भ में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।